हेलो एवरीवन। हाँ भाई, क्लास 10 साइंस की जो अपनी वन शॉट सीरीज चल रही थी जिसके अंदर लेसन नंबर 1, 2 और 3 ये अपने ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 4 का वन शॉट वीडियो। जिस भी बच्चे ने लेसन 1, 2, 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। वो टॉपिक्स यदि आपके क्लियर हैं तो कोई भी आपको 90+ नंबर लाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, लेसन नंबर 4 अपने स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कौन कौन से टॉपिक थे अपने जो आपको मैंने बताए थे लेसन नंबर 4 में। पहले अपन वो देख लेते हैं एक बार जो लेसन 4 में बताए गए थे। हाँ भाई, एक मिनट मैं निकालता हूँ किधर को है, ये रहा। देखिए, लेसन नंबर 4 के अंदर ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे। सबसे पहला टॉपिक था अपना सहसंयोजी बंध, जिसके अंदर परिभाषा है ना, एग्जाम्पल कैसे उनका फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा, वो चीज़ भी देखनी है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और सहसंयोजी बंधों की संख्या। एक्चुअल में इसको सहसंयोजी बंधों का प्रकार पढ़ा जाएगा, तो ध्यान रखना संख्या या प्रकार, मतलब मैं प्रकार टाइप्स की बात करूंगा। ठीक है, उसी के अंदर ये संख्या आ जाएगी। तो पहला टॉपिक है सहसंयोजी बंध। अपन पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ जी, देखो 1 मिनट। हाँ भाई, सबसे पहले टॉपिक अपना है सहसंयोजी आबंध। देखो क्या होता है सहसंयोजी आबंध, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो सहसंयोजी आबंध, आबंध यानी बंध बनेगा। एक बात ध्यान रखना, बंध तब बनता है इलेक्ट्रॉनों के बीच में, इलेक्ट्रॉनों के बीच में बंध बनेगा। अब यहाँ पे कौन सा बन रहा है, सहसंयोजी। तो सहसंयोजी बंध तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, किन के बीच, परमाणुओं के बीच। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A और एक लिखा B। इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कोश में भी एक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये A क्या करेगा, इस B का एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। इसके पास 2 हो गए। और B को भी एक चाहिए, ये भी इस A के एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा। इसके पास भी 2 हो गए। तो इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो उनके बीच एक बंध बनेगा। कहने का मतलब कुल मिला के दोनों परमाणुओं के बीच में एक आकर्षण बल होगा जो दोनों को जोड़े रखेगा। वो आकर्षण बल ही क्या बंध है। तो बंध कब बना, जब इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन के साझे होगा ना, इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, वो अधातुओं के बीच होगा। ये बात ध्यान रखना, दोनों परमाणु जो होंगे ना वो अधातुओं के होंगे। ठीक है, चलो परिभाषा देखते हैं इसकी। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म यानी जोड़े में साझा होगा। ये नहीं है एक का तो इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, दूसरा परमाणु साझा नहीं करवा रहा है, ऐसा नहीं है। या तो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, या 4 का होगा, या 6 का होगा, यानी जोड़े में होगा। तो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले बंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोजन अणु का बनना। देखिए मैंने अभी क्या बताया था कि जब भी सहसंयोजी आबंध बनेगा यानी इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो वो अधातुओं के बीच ही होगा। ध्यान रखना, यदि धातु अधातु होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और आयनिक बंध बनता है। पिछले लेसन नंबर 3 में मैंने डिस्कस किया था आयनिक बंध, ध्यान होगा आपको। ठीक है, देखो कैसे बनेगा वो आप देख लीजिए आप लोग कि हाइड्रोजन अणु बनेगा यानी इलेक्ट्रॉन का साझा बताना है हाइड्रोजन अणु में। सुनना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये चेक करना कितने प्रकार के परमाणु हैं। कितने हैं वो मत देखो, कितने प्रकार के हैं। तो हाइड्रोजन अणु में एक ही प्रकार के हैं, हाइड्रोजन है सिर्फ। ठीक है, तो पहले मैं हाइड्रोजन परमाणु की बात कर लेता हूं। ये लो हाइड्रोजन,
मुझे बताओ हाइड्रोजन के बायतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक होते हैं। ये बायतम कोष क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, लेसन नंबर 3 में मैं आपको बता चुका हूँ भाई, है ना, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। हाइड्रोजन के बायतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये लो, ये बन गया हाइड्रोजन परमाणु। ये क्या बन गया? हाइड्रोजन परमाणु। तो कितने प्रकार के परमाणु हैं? एक ही प्रकार के हैं। और कौन सा? हाइड्रोजन। तो पहले जो भी अणु दिया गया है उसके परमाणु की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे बात कर ली मैंने, ठीक है। अब चेक करो कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? 2 हैं। तो 2 बार लिख दो। एक हाइड्रोजन परमाणु ये रहा, एक ये रहा। इसके बायतम कोष में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बायतम कोष में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये लो, ठीक है। अब देखो, इसके बायतम कोष में भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके में भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों में साझा होगा। साझा कैसे होगा? देखो, प्रत्येक एलिमेंट क्या चाहता है कि मेरा बायतम कोष कंप्लीट हो जाए, यानी अष्टक पूरा हो जाए, सिर्फ के को छोड़ करके, क्योंकि के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बाकी सारे कोष जो है ना, LMN, वो ये चाहते हैं कि हमारे बायतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही कक्षा है, कौन सी? के है, और के में अधिकतम 2 आ सकते हैं। इसके पास 1 है। ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और चाहेगा। देखो क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसके बायतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन, इसके बायतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक तो पहले से है, तो इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा। कि इसके पास 2 हो गए, ठीक है, कंप्लीट हो गया, के कोष 2 हो गए। इसके पास 1 पहले से था, इसको भी 1 चाहिए, ये भी इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। क्या इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है? अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है ना, इन्हीं से बॉन्ड बनेगा, इन्हीं से बंध बनेगा। कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है? 2 का। तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होने पर एक बॉन्ड बनेगा। देखो, यदि 2 इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है तो एक बॉन्ड बनेगा। यदि 4 का हो रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। यदि 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। यदि 2 इलेक्ट्रॉन, या जोड़े में क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा, एकल बॉन्ड बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। आई थिंक ये वाली तो बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो इस प्रकार क्या बन गया, आपका हाइड्रोजन अणु बन गया। तो बात समझ में आई। लेसन नंबर 3 में मैंने आपको आयनिक बंध कैसे बनते हैं, आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, उसके बारे में बताया था। और इस लेसन में सहसंयोजी यौगिक कैसे बनते हैं, सहसंयोजी आबंध कैसे बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपको अगेन एक बार समझ लीजिए, आगे और भी एग्जाम्पल अपन देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करना है, ये चेक करना है कितने प्रकार के परमाणु हैं। तो यहाँ पे एक ही प्रकार है, मैंने उसके परमाणु की बात कर ली। कितने परमाणु हैं, 2 है, 2 बार लिख दिया। इनके भी साझा होगा, प्लस लगा दिया। इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, एकल बॉन्ड बनेगा, बन जाएगा आपका हाइड्रोजन अणु। ठीक है, आगे देखो। बोलने को तो वन शॉट वीडियो है, लेकिन मैं काफ़ी देरे, है ना, तसल्ली से चीज़ों को समझाते चल रहा हूँ ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। तो एक तो वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी क्लास 10th में बच्चे हैं सभी तक वीडियो को शेयर कर दो। आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स भी कंप्लीट हो चुकी है ना, एक कल का पेपर आपका बचा हुआ है ना। ये वीडियो मैं शाम को शूट कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये मॉर्निंग में मिलेगा। तो आपका कल का जो एग्ज़ाम है वो बाकी है, बाकी फिर आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी। और आपका ब्लूप्रिंट जारी हो चुका है। अभी मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा, उसमें ब्लूप्रिंट के बारे में बताऊँगा आपको। ठीक है ना, वो जारी हो चुका है, डेस्क आपकी आने वाली है। तो तैयारी बनाए रखिए, लेसन वाइज रिवीजन करते रहिए, और मॉडल जो टेस्ट पेपर है वो सोल्व करते रहिए। ठीक है ना, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अगला है क्लोरीन अणु। सबसे पहले ये पहचान करो कितने प्रकार के परमाणु हैं, एक ही प्रकार का है, कौन सा? क्लोरीन। तो इसकी बात कर लेते हैं। ये लो क्लोरीन। मुझे बताओ क्लोरीन के बायतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन दर्शा दो भाई। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये बन गया क्लोरीन परमाणु। क्या बन गया भाई? ये क्लोरीन परमाणु।
लेकिन मुझे बताओ ऐसे क्लोरीन परमाणु है कितने इस अणु के अंदर? 2 क्लोरीन परमाणु है, तो 2 बार लिख दो क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7। दूसरा भी ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। प्रत्येक एलिमेंट क्या चाहता है, प्रत्येक तत्व क्या चाहता है कि मेरा बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, के कोश को छोड़ करके। भाई कोश आपने पढ़े थे ना, के एल एम एन, तो के तो चाहता है मेरे में 2 आ जाए, एल चाहता है 8 आ जाए, एम चाहता है 8 आ जाए, एन चाहता है 8 आ जाए, ये आ जाना चाहिए हमारे अंदर, कहने का मतलब। तो देखो के क्लोरीन का के में 2 है, एल में 8 है, ये तो कंप्लीट है, लेकिन एम में 7 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया था मैंने आपको लेसन नंबर 3 में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्लोरीन का है 2 8 7, जबकि होने चाहिए एम में 8, ये चाहता है ये। तो एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक चाहिए, तो क्यों ना हम साझा कर लेते हैं, क्योंकि दोनों अधातु है और अधातु के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। यदि यहाँ पे एक धातु होती कोई भी तो साझा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता। ठीक है भाई, अब देखो होगा क्या, कैसे साझा होगा वो देख लीजिए। ये क्लोरीन है, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन दर्शा दो, 6 और ये 7। अगेन दूसरा क्लोरीन है, इसके बाह्यतम कोश में भी 7 है, 7 दर्शा दो, 7। इसको एक चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो क्लोरीन है, इस एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा कि 8 हो गए इसके पास 7 थे, ये भी इसके एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा ना। इस प्रकार क्या हो गया, इनके बीच इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया। ठीक है ना। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, दोनों का हुआ है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन से एकल बॉन्ड बनता है, तो ये लो एकल बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में, और इस प्रकार क्या बन गया, Cl2 अणु बन गया, क्लोरीन अणु बन चुका है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलो अगला देखो, ऑक्सीजन अणु की बात कर लेते हैं अपन। तो पहले बात करो इसमें कितने प्रकार के परमाणु हैं, एक ही प्रकार का है, कौन सा है, ऑक्सीजन है। पहले इस परमाणु की बात कर लेते हैं अपन। ये ऑक्सीजन परमाणु, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, क्योंकि ये 8 नंबर पे आएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 6। ठीक है, तो यहाँ पे दर्शा देते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया ऑक्सीजन परमाणु। क्या बन गया भाई, ये ऑक्सीजन परमाणु। लेकिन ऐसे कितने परमाणु हैं इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर 2 है, तो अपन 2 बार पेन डाउन करेंगे। देखो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। चलो उसी कलर से अपन लिख देते हैं भाई, एक 2 3 4 5 6, इसके भी 6, 1 2 3 4 5 6, इनके बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। देखो कैसे होगा वो देख लीजिए भाई, इसके में 6, इसमें भी 6, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन साझा हो गया। किसके पास 8 हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। इसकी बात करते हैं, 6 पहले से है, 2 से साझा कर लेगा, इसके पास भी 8 हो चुके हैं। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन का संख्या में बोले तो, और युग्म में बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का। तो यहाँ पे एक बॉन्ड इन दोनों इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा, एक बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन से, कुल मिला के डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये बीच में बन गया डबल बॉन्ड, और इस प्रकार क्या जनरेट हो चुका है भाई, ऑक्सीजन अणु बन चुका है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो, ऐसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ नाइट्रोजन अणु का, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, आप लोग ट्राई करना। और एक एग्जांपल और देख लो, ये मैं बता रहा हूँ जल अणु का, क्योंकि अब तक अपन केवल सिंगल ना मतलब सेम परमाणु की बात कर रहे थे, यहाँ पे अलग अलग परमाणु हैं, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो अपन एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं भाई।
1 मिनट रुकिएगा। हाँ भाई, देखो जल अणु की बात करते हैं। पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर कितने प्रकार के परमाणु हैं। 2 प्रकार के हैं, हाइड्रोजन परमाणु हैं और ऑक्सीजन परमाणु हैं। कितने हैं वो बाद की बात है, कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। दोनों के परमाणु की बात कर लेते हैं अपन। ये देखो भाई, हाइड्रोजन परमाणु है, इसके आयतन कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हो गया हाइड्रोजन परमाणु। क्या हो चुका भाई, ये हाइड्रोजन परमाणु। दूसरा परमाणु कौन सा है, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन है। और आप लोग जानते हो ऑक्सीजन के आयतन कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपको दर्शा देने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गया आपका ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, ये लो। अब चेक करते हैं कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, 2 बार लिखेंगे इस हाइड्रोजन को, और ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु, इसको 1 बार ही लिखेंगे। देखो हाइड्रोजन के आयतन कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 और चाहिए, ताकि आयतन कोश में 2 हो जाएंगे, के कोश में 2 हो जाएंगे, 2 ही होने चाहिए। और ऑक्सीजन के पास 6 है, इसको 2 चाहिए। तो देखो 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, दोनों से ये 1 1 ले लेगा, 1 1 ले लेगा मतलब साझा कर लेगा, इसके पास 8 हो जाएंगे। और दोनों हाइड्रोजन 1 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, दोनों के पास 2 2 हो जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे चेक करना, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। हाइड्रोजन के आयतन कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आयतन कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आयतन कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखना, इसको 1 चाहिए, तो इस ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा। क्या, हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, सेम ये वाला हाइड्रोजन करेगा, इसके पास भी 2 हो गए। अब इसके पास 6 तो पहले से ऑक्सीजन, और दोनों हाइड्रोजन के 1 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, कि इसके पास 8 हो गए। अरे हो गए ना, तो सभी का आयतन कोश कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रोजन के आयतन कोश में दोनों में 2 2 हो चुके हैं, और ऑक्सीजन के 8 हो चुके हैं। अब देखो बॉन्डिंग कैसे बनाएंगे अपन, समझना चीज़ों को। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, गोले में देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से एकल बंध बनता है। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा। और इस प्रकार क्या बन गया, H2O यानी जल का अणु बन चुका है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। हाँ, बात समझ में आ गई होगी आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो चुका है सहसंयोजी बंध की परिभाषा और उनके एग्जाम्पल। अब बात करते हैं सहसंयोजी बंधों के प्रकार, जो कि मैंने आपको जो टॉपिक बताए थे वहाँ पे लिखवाया था सहसंयोजी बंधों की संख्या। तो संख्या का मतलब प्रकार से आपको समझना है। देखो सहसंयोजी बंध है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एकल सहसंयोजी बंध, जिसे हम एकल बंध या एकल आबंध भी कह सकते हैं। सेकंड है द्विसहसंयोजक बंध, जिसे द्विबंध या द्वि आबंध भी कह सकते हैं। तीसरा है त्रिसहसंयोजक बंध, जिसे त्रिबंध या त्रि आबंध भी कह सकते हैं। 1 बाय 1 एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एकल सहसंयोजक बंध। देखो सहसंयोजक बंध का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का साझा होना। लेकिन आगे लिखा है एकल। एकल का मतलब है कि परमाणु के बीच जो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का होगा, यानी संख्या में 2 का। द्विसहसंयोजक में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का, यानी 4 का संख्या में बोले तो। और त्रि का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, संख्या में बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक युग्म में 2 होते हैं, 3 में 6 हो जाएंगे। तो जैसा नाम वैसी परिभाषा, क्योंकि सहसंयोजक का मतलब तो होता है साझा होना इलेक्ट्रॉन्स का। एकल का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का। द्वि का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का। त्रि का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का। चलो बिल्कुल आसान है, आपके समझ में आ गया होगा। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। एकल बंध, जब 2 परमाणुओं के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो बनने वाला बंध एकल बंध कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन अणु, अभी आपने देखा था हाइड्रोजन अणु के जो दोनों परमाणु हैं उनके बीच में
एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो एकल बंध बनता है। ये जो बन रहा है ना ये एकल बंध है, ठीक है। चलो द्विबंध देखो, जब दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी तो बनने वाला बंध कौन सा होगा? द्विबंध होगा या द्विसहसंयोजक बंध होगा। इसे ऑक्सीजन अणु, आप लोग देखते हैं ऑक्सीजन अणु के दोनों परमाणुओं के बीच में दो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है, डबल बॉन्ड बनेगा। आप लोग पिछले एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था, ये देखो बताया था ना, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है, डबल बॉन्ड बना था। तो चीजें आसान है भाई ना, समझनी पड़ेगी आपको बस एक बार। त्रिबंध देखो, दो परमाणुओं के बीच में तीन इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी। जैसे नाइट्रोजन का अणु, मैंने एग्जांपल आपको सोल्व करने के लिए दिया है, वहां पे आप लोग देखना नाइट्रोजन के दोनों परमाणुओं के बीच में तीन इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी क्योंकि दोनों परमाणु के बाह्यतम कोश में 5-5 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 बनाने के लिए 3-3 चाहिए, तो 3 उसके आपस में 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगी, या बोले तो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो जाएगी और क्या बन जाएगा? त्रिबंध बन जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, ये तो हो गए सहसंयोजी बंधों के प्रकार, लेकिन यहां से संख्या पूछी जाती है। ध्यान रखना, यदि एकल बंध बन रहा है, जैसे ए और ए, इनके बीच में एकल बंध बन रहा है तो एक ही सहसंयोजी बंध होगा। यदि इनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है तो 2 सहसंयोजी बंध होंगे। यदि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो 3 सहसंयोजी बंध होंगे। ध्यान रखना, यानी एकल बंध में 1 सहसंयोजी बंध होता है, द्विबंध में 2 सहसंयोजी बंध होते हैं, त्रिबंध में 3 सहसंयोजी बंध होते हैं। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। कैसे? देखो, जैसे आपको दे दिया कि O2 अणु में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं, तो आप लोग जानते हो O2 अणु की बात करेंगे तो ऐसा होता है, अभी आपने देखा था। तो डबल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल आ रहा है, या ट्रिपल आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड में यानी द्विबंध में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? 2 होते हैं। तो ऑक्सीजन के एक अणु में 2 सहसंयोजी बंध हो जाएंगे। आप लोग चेक कर सकते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया भी था। किधर गया? ये रहा, देखो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच में या ऑक्सीजन अणु में डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड होने पर कितने सहसंयोजी बंध होते हैं भाई? 2 सहसंयोजी बंध होते हैं। CO2 की बात करते हैं अपन, तो आप लोग बना के चेक करना। CO2 को देखो ऐसे बनता है, CO2 कैसे बनेगा? आप लोग जब बनाएंगे ना तो CO2 कैसे बनेगा? तो यहाँ पे देखो कितने सहसंयोजी बंध हैं, तो 4 सहसंयोजी बंध हो जाएंगे, क्योंकि 2 तो ये रहे और 2 ये रहे। अरे होंगे नहीं होंगे? डबल बॉन्ड आ रहा है ना इसमें, तो 4 सहसंयोजी बंध हो जाएंगे। CH4 की बात करते हैं, तो जब CH4 आप लोग बनाएंगे देखो ऐसा बनेगा, CH4 ऐसा बनेगा, तो कितने सहसंयोजी बंध हो गए? काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 सहसंयोजी बंध हो गए। एक तरीका और होता है यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का, जैसे ये बोल दिया कि CH4 के अणु में कितने सहसंयोजी बंध हैं? 4 सहसंयोजी बंध है। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि CH4 के अणु में सहसंयोजी बंध का कौन सा प्रकार है? प्रकार का मतलब एकल बंध है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? तो एकल बॉन्ड है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए ऑक्सीजन अणु में कितने सहसंयोजी बंध है, तो 2 सहसंयोजी बंध है, लेकिन प्रकार कौन सा है? द्विबंध है। आपसे ये पूछ लिया जाए नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजी बंध है, तो 3 है, लेकिन कौन सा प्रकार है? त्रिबंध है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि CO2 अणु में कितने सहसंयोजी बंध है, तो 4 होंगे, लेकिन प्रकार पूछ लिया जाए तो द्विबंध होगा, क्योंकि CO2 का अणु ऐसे बनता है, 4 तो हैं लेकिन है कौन से? द्विबंध है। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। इसके अलावा एक पॉइंट ये और पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब है कि बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको आपको किसके रूप में? बिंदु के रूप में, या तो ऐसे बिंदु के रूप में या फिर ऐसे क्रॉस के रूप में, कैसे भी दर्शा दो, ठीक है। देखो कैसे, अब यहाँ पे भी ना देखो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहला कौन सा है? आपके सामने लिखा है। यदि किसी अकेले एलिमेंट का पूछा जाए, किसी अकेले का, जैसे यहाँ पे दिया गया केवल सोडियम दिया गया है कि सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, यानी धातु की बात कर रहे हैं अपन। वैसे लेसन 3 में मैंने आपको बताया था, केवल किसी अकेले एलिमेंट की पूछ रहे हैं ये, तो क्या करना आपको?
उसका प्रतीक लिख देना है और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये काम करना है कि इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको एक टिप की बना देनी है। ये फिर आप लोग ऐसे बना सकते हैं, सोडियम और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहाँ बना दो, कहीं बना दो। कहने का मतलब यदि किसी अकेले एलिमेंट का पूछा जाए तो उसका प्रतीक लिख दो और उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है वो या तो डॉट के रूप में या क्रॉस के रूप में दर्शा दो, उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। जैसे मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ये मैग्नीशियम का प्रतीक हो गया, और मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बिंदु बना दो, तो ये हो गया मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। काफ़ी आसान है, पहला तरीका तो ये है। वीडियो वगैरह ठीक चल रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे देखो, तो ये हो गया मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगला तरीका क्या होता है, जैसे ये दे दिया CH4, मतलब यहाँ पे क्या दे दिया आपको, सहसंयोजी यौगिक दे दिया। तो देखो करना क्या, कुछ नहीं करना आपको, ये कार्बन है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना सहसंयोजी यौगिक का निर्माण, मतलब इसका कैसे कैसे बनता है, वही तो है। देखो आपको यहाँ पे एग्जांपल भी देख लो आप लोग एक बार सॉरी, यहाँ पे देखो, ये जो आप बना रहे हैं ना ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये स्टेप ही कहलाती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये वाला स्टेप यानी इलेक्ट्रॉन का साझा दिखाना है आपको, ठीक है। तो देखो अपन मेथेन की बात करते हैं, मेथेन की बात करते हैं, तो आपको बस सीधा सा देखो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये बनेगा, बनने को तो सीधा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, या तो ऐसे बना दो बस, ये फिर साझा करवा दो। प्रत्येक हाइड्रोजन के एक एक चाहिए तो एक एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, सभी के पास 2 हो गए। कार्बन के पास 4 है, इसको 4 और चाहिए तो चारों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, इसके पास 8 हो गए। ये बन गया मैथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लेकिन ये बना कैसे, इलेक्ट्रॉन का साझे से, तो साझा कैसे करवाएंगे अपन, मैंने अभी आपको बताया था, देखो कैसे चेक करो, इसमें कितने प्रकार के परमाणु हैं, 2 प्रकार के हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो पहले अपन कार्बन परमाणु की बात करेंगे, तो ये लो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बन गया कार्बन परमाणु। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन परमाणु। देखते हैं कार्बन कितने हैं, 1 ही कार्बन है, ये लो 1 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 4 हैं, ये लो 4 हाइड्रोजन, लिख दिया। सभी हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 1 इलेक्ट्रॉन, ये लो, ये बन गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये फिर साझा भी करवा दो, सभी हाइड्रोजन के 1 1 चाहिए, ये लो सभी के पास 2 2 हो गए। कार्बन के पास 4 पहले से थे, 4 और चाहिए, चारों हाइड्रोजनों के 1 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, ये लो, ये बन गया इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो कहने का मतलब सहसंयोजी यौगिक बनता कैसे है, वो जो स्टेप आप लोग लिखेंगे ना, सहसंयोजी यौगिक का निर्माण कैसे हुआ है, वो स्टेप जब आप लोग लिखेंगे तो एक ऐसा स्टेप भी आएगा, उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपके। नेक्स्ट देखो, तो ये मेथेन की हो चुकी है। ऐसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अमोनिया का, आप लोग बना के चेक करना, अमोनिया की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। तो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का साझा होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के तीनों परमाणुओं के बीच, बस वो स्टेप आप हो जाएगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो पहला टॉपिक जो अपना था वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं अपन। हाँ जी, देखो सेकंड टॉपिक में अपन ने कुछ परिभाषा लिखी थी, जैसे श्रृंखलन है, चतुसंयोजकता है, संरचनात्मक समावयन, विषम परमाणु, प्रकार्यात्मक समूह जिसे क्रियात्मक समूह भी कहा जाता है, समजातीय श्रेणी है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है, साबुन है, अपमार्जक है। तो ये सारी परिभाषाएं अपन देख लेते हैं, फिर अगले जो टॉपिक है वो अपन लेंगे, ठीक है। देखो लेसन काफ़ी बड़ा है ये, लेकिन इसमें वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है जो एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी ही जाएगी, इससे बात कुछ भी नहीं आएगा। तो कोशिश करना जो चीज़ें आपको बताई जा रही है ना, एटलीस्ट ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। देखो विश्वास आपको करना पड़ेगा भाई, हमारे 2 साल का रिजल्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और अर्धवार्षिक में देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का 2 महीने पहले अपलोड किया था, आप लोग चेक कर सकते हैं।
ये जो लेसन 1, 2, 3, 4 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये आज से 2 महीने पहले मैंने यूट्यूब पे डाला था और इन्हीं टॉपिक में से अर्धवार्षिक में सारे क्वेश्चन आए हैं। हालांकि लेसन 5 से लेसन 13 तक मैं ऑफलाइन बच्चों को बताया था, यहाँ पे मैंने नहीं डाला था यूट्यूब के अंदर, उन्हीं में से क्वेश्चन आए आगे भी। कहने का मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं क्वेश्चन अर्धवार्षिक में वहीं से आया है और वार्षिक में भी वहीं से ही आएगा, ये कन्फर्म है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन देखो आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन कहने का मतलब जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ वही आप लोग कर लेते हैं तो 90+ नंबर की गारंटी है, ये ध्यान रखना। तो कम समय में बेहतरीन तैयारी हो रही है। ये सारे 1 शॉट वीडियो आपको चेक कर लेने हैं, ज़्यादा नहीं है ना, 5 से 6 घंटे में आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन देखो भाई, आप लोगों का थोड़ा सा रेस्पॉन्स कम आ रहा है। एक तो आप लोग ना बच्चों तक ये चीज़ों को शेयर कीजिए। अपन जल्दी मैथ की और इंग्लिश की 1 शॉट वीडियो यानी क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं। अभी टीचर्स की हायरिंग हो रही है ना, काफ़ी सारे टीचर्स ने डेमो भेजे हैं तो वो चेकआउट अपन कर रहे हैं। तो जल्दी ही साइंस के साथ साथ मैथ और इंग्लिश का क्रैश कोर्स भी अपन लेके आएंगे। तो चीज़ों को आप लोगों को समझना है, जो चीज़ें बताई जा रही है उनको आप लोगों को डेली बाय डेली आपको रिवीजन करते जाना है, ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलो, सेकंड टॉपिक के अंदर अपन कुछ डेफिनेशंस लिखी थी। तो सबसे पहले है श्रृंखलन। देखो श्रृंखलन में क्या होता है। हाँ जी, देखो भाई, श्रृंखलन का मतलब है श्रृंखला बनेगी। क्या बनेगी? श्रृंखला बनेगी। होता क्या है, ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन में कार्बन के ही दूसरे परमाणु के साथ में बंध बनाने की क्षमता होती है। जैसे कार्बन है, किसी दूसरे कार्बन से बंध बना लिया, या हो सकता है ऐसे बंध बना ले, हो सकता है 3 और परमाणु से, है ना, 4 से, 5 से, ये ऐसे बना सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कार्बन में कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ में बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता पाई जाती है, ठीक। जिससे क्या होगा, बड़ी संख्या में अणु बनेंगे। जैसे ये अलग अणु बन गया, ये अलग बन गया ना, ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, ऐसे ढेर सारे बन सकते हैं। कार्बन जोड़े जाओ, है ना, कार्बन ऐसे जोड़े जाओ, बनते जाएंगे, नीचे लगा दो, कहीं भी लगा दो। तो कहने का मतलब कार्बन में कार्बन के ही दूसरे परमाणु के साथ में आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता पाई जाती है और किसी में नहीं होती है, कार्बन में ही होती है। जिसके कारण क्या होगा, बड़ी संख्या में, काफी संख्या में अणु बन जाएंगे। 2 कार्बन का, 1 कार्बन का, 3 का, 4 का बनते जाएंगे। बहुत सारे अणु बन जाएंगे कार्बन के, ठीक है, यौगिक बन जाएंगे बहुत सारे। इसी गुण को क्या बोलते हैं? श्रृंखलन बोलता है, कैटेनेशन बोलते हैं। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपके। थोड़ा सा ज़्यादा ही वाइट दिख रहा है। चलो करो एडजस्ट, अभी तो ना दिक्कत आ रही है हालांकि इसमें, नो प्रॉब्लम। देखो मुसीबतें आएंगी और इन्हीं को फेस करते हुए आपको आगे बढ़ना है भाई। वो रास्ता ही क्या जिसमें कठिनाई ना आए, है ना, मुसीबतें ना आए, उन मुसीबतों को चीरते हुए अपन को पढ़ाई करनी है भाई, ठीक है ना। तो आई थिंक श्रृंखलन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन अपनी चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी। देखो चतुसंयोजकता, चतु का मीन्स होता है 4 और संयोजकता मीन्स संयोजकता की बात कर रहे हैं अपन। तो ये जो कार्बन होता है ना भाई, थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, ओहो 1 मिनट, हाँ, चतुसंयोजकता, क्या बात है। देखो चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः यह चतुसंयोजक होता है। कार्बन को चतुसंयोजक तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। यहाँ से भी ना सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बन की संयोजकता होती है 1, 2, 3, 4 होती है, ठीक है। ये नीचे है, इसको लिखने का देखने की आवश्यकता नहीं, छोड़ो, सिर्फ इतना पॉइंट आपको देख लेना है, इसकी वैलेंसी कितनी है, सिर्फ ये चीज आपको देखनी है। ओहो, आगे देखो, न्यू डेफिनेशन है संरचनात्मक समावयन, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या बात है, हाँ जी, संरचनात्मक समावयन। मैं थोड़ा सा अगेन चेक कर लेता हूँ, ज़्यादा तो दिक्कत नहीं है, वैसे दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, दिख रहा है ना,
देखो संरचनात्मक समावयन समझने की कोशिश करना। देखो दो चीजें हैं, एक तो ये और एक ये। मैं कुछ चीज काउंट कर रहा हूं, समझना। कार्बन काउंट करते हैं पहले, 1 2 3 4 कार्बन है इसके अंदर। ये लो हाइड्रोजन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है इसमें। देखो 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। यानी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन बन गया C4H10। 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन बन गया C4H10। दोनों में 4 कार्बन है 10 हाइड्रोजन है, यानी दोनों क्या है C4H10। क्या दोनों का अणुसूत्र समान है? बिल्कुल है। दोनों में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, अणुसूत्र समान है। लेकिन इनकी संरचना देखो, इनकी शक्लें देखो, इनकी सूरत देखो, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। अरे है कि नहीं? तो कहने का मतलब जिनका अणुसूत्र तो समान हो लेकिन संरचनाएं अलग अलग हो, दिखने में अलग अलग दिखे, उन्हें बोलते हैं संरचनात्मक समावयन। तो देखो डेफिनेशन में, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन संरचनाएं अलग अलग हो, संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है ब्यूटेन, और ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। दोनों का अणुसूत्र समान है C4H10, लेकिन दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? संरचनात्मक समावयन कहलाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेंटेन। पेंटेन का सूत्र होता है C5H12। देखो सभी में 5-5 तो कार्बन है और 12-12 हाइड्रोजन है, तो सभी का अणुसूत्र समान हो जाएगा, लेकिन दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं। इसे बोलते हैं एन पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन। यदि मैं सामान्य पद्धति में नामकरण की बात करता हूँ, भाई नामकरण की 3 पद्धति होती है। मैंने एक टॉपिक बताया था आपको IUPAC का, उसमें बताया था सामान्य पद्धति है ना, रूढ़ है, व्युत्पन्न है, IUPAC है, ये पद्धति होती है। तो सामान्य पद्धति में अपन को ये बोल देते हैं नॉर्मल पेंटेन, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। देखो यदि सीधी श्रृंखला हो ना तो सामान्य में बोलते हैं एन यानी नॉर्मल। यदि ऐसा हो एक कार्बन के साथ 2 CH3 जुड़े हों तो इसे बोलते हैं नियो, इसे आइसो, इसे क्या बोलते हैं? आइसो। देखो यहाँ पे ढंग से देखना, ये पूरा CH3 है, ये पूरा CH3 है, ये CH3, ये CH3। एक कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से 2 CH3 जुड़ेंगे उसे आइसो बोलते हैं। और जब एक कार्बन से 3 CH3 ग्रुप जुड़े हो उसे बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो। देख सकते हैं ये कार्बन है, इससे एक CH3 ग्रुप ये वाला जुड़ रहा है, एक CH3 ग्रुप ये जुड़ रहा है और एक CH3 ग्रुप ये जुड़ रहा है। ठीक है, देखो ऐसे है ये आपको मैंने के सारे बॉन्ड दिखा दिए, इसलिए आपको दिख रहा नहीं है, ये ऐसी है। ये पूरा CH3 है, ये रहा, ये CH3 ये रहा, ये CH3 ये रहा, और इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसे बोल देंगे नियोपेंटेन। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन हो गया और नियो ग्रुप हो गया। तो पेंटेन C5H12 है, तीनों का अणुसूत्र समान है लेकिन शक्लें अलग अलग है, ये कहलाएंगे संरचनात्मक समावयन। क्वेश्चन पूछा जाए पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयन हैं? 3 है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। बाकी डिटेल से आपको देखना है तो मैंने डिटेलिंग वीडियो बना रखे हैं, है ना, आप लोग देख सकते हैं। 8 से 10 लेक्चर वीडियो मिलेंगे आपको लेसन 4 के, 8 से 10 देख लेना भाई, आपको पूरा डिटेल में देखना हो तो। अगली डेफिनेशन है विषम परमाणु। थक चुके हैं भाई ना पढ़ाते पढ़ाते, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं एक बार। हाँ भाई, थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा आ रहा है ना, बट कोई ना, अपन ना इसके 2 पार्ट करेंगे भाई, है ना। हालांकि एक ही पार्ट में हो जाएगा होने को तो, लेकिन अपन इसके 2 पार्ट करेंगे, है ना, 2 बार, क्योंकि लेसन काफ़ी बड़ा है। तो मैं क्या चीज़ों को थोड़ा सा धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लेसन थोड़ा सा ना टेक्निकल लेसन है, मिस्टेक्स होने के चांस हो जाते हैं, डेफिनेशन ढेर सारी इसके अंदर। हाँ भाई,
देखो विषम परमाणु, विषम परमाणु, क्या बात है। हाँ भाई, विषम परमाणु क्या है सुनना। देखो आगे अपने टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन, यानी ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे। जैसे मैंने लिखा CH4 मेथेन, मैंने लिखा CH3 एथेन ना, प्रोपेन ब्यूटेन, तो ये हाइड्रोकार्बन है। यानी कार्बन के साथ जनरली आप लोग हाइड्रोजन देखेंगे, वो बोलेंगे अपन हाइड्रोकार्बन। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको किसी दूसरे तत्व के द्वारा विस्थापित किया जाएगा। और विस्थापित कैसे किया जाएगा कि देखो, जैसे मेथेन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये कार्बन है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हाइड्रोजन को हटा देंगे और कार्बन से जुड़ जाएंगे। लेकिन कार्बन से इस प्रकार जुड़ेंगे कि कार्बन अभी भी 4 ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया, तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे इससे जुड़ेगा, जब क्लोरीन इसमें जुड़ेगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद जुड़ गया। पहले भी 4 बॉन्ड बना रहा था, अभी भी 4 बॉन्ड बना रहा है। यानी इस प्रकार जुड़ेगा कि कार्बन की संयोजकता डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जितने बॉन्ड पहले बना रहा था अभी भी उतने ही बनाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन ना डबल बॉन्ड बनाता है। कैसे पता लगेगा आपको कितने बॉन्ड बना रहा है? तो पहला ही टॉपिक पढ़ाया था सहसंयोजी बंध, उससे पता लग जाता है कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा वो, ठीक है। तो डबल बॉन्ड बनेगा ना, तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन उठाएगा, अरे 2 ही तो उठाएगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। जब 2 हाइड्रोजन उठाएगा तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा। यदि एक ही हाइड्रोजन उठाएगा तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे, और कार्बन तो 4 ही बनाता है, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगी वैलेंसी, संयोजकता, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आपके? अरे बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कोई जब दूसरा तत्व आएगा तो हाइड्रोजन को इस प्रकार हटाएगा कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को अन्य तत्वों द्वारा इस प्रकार विस्थापित या प्रतिस्थापित किया जाता है कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। इन तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। जो दूसरे तत्व आते हैं ना हाइड्रोजन को हटाने के लिए, उन्हें विषम परमाणु कहेंगे। जैसे यहाँ पे क्लोरीन आया है तो क्लोरीन विषम परमाणु हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे प्रकार्यात्मक समूह, जो प्रकार्यात्मक समूह होते हैं ये विषम परमाणु ही होते हैं। क्या होते हैं प्रकार्यात्मक समूह? अभी आगे बात कर लेते हैं अपन। ये लो प्रकार्यात्मक समूह या इसे क्रियात्मक समूह भी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, प्रकार्यात्मक समूह की बात करते हैं अपन। वीडियो काफी लेंथी हो चुका है ना, 40 मिनट से ऊपर हो चुका है भाई। कोई नहीं, ये डेफिनेशन तो अपन क्लियर कर लेते हैं, चलो बाकी चीजें पर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्रियात्मक समूह एक डेफिनेशन ये है और एक डेफिनेशन ये है, या फिर ऐसे करते हैं बाकी सारी चीजें अपन नेक्स्ट इसको देख लेते हैं प्रकार्यात्मक समूह को, बाकी फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, उसके अंदर जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे ना अपन उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला लेसन देखो काफ़ी लेंथी भी है, चीज़ें काफ़ी इसमें डिफिकल्ट भी है, इसलिए इसका 2 पार्ट अपन लेके आएंगे, आपको पढ़ने में भी आसानी हो, ठीक है ना। चेक करो, देखो प्रकार्यात्मक समूह होते क्या हैं। ये तो अकेला परमाणु होगा या परमाणु का समूह होगा। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, अकेले परमाणु है, और नीचे देखो परमाणु का समूह है, तो अकेला भी हो सकता है, परमाणु का समूह भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या करेंगे, जिसके साथ भी जोड़ेंगे उसकी क्रियाशीलता को बताएंगे। कैसे? जैसे सपोज करो ये कार्बन है और इससे ये जुड़ गया, इसको सीधा COOH भी कहते हैं ना, इसको COOH भी कह सकते हैं। और एक ये है, ये किसी कार्बन से जुड़ गया, ये लो, तो ये ज़्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील होता है। तो जैसे ही COOH किसी कार्बन से जुड़ा और CHO जुड़ा, इसका मतलब ये वाला यौगिक ज़्यादा क्रियाशील है और ये वाला यौगिक कम क्रियाशील है। ये कम क्रियाशील है, ज़्यादा क्रियाशील है, इसका पता किससे लगाया? इन ग्रुप से लगाया, इन क्रियात्मक समूह से लगाया। तो क्रियात्मक समूह क्या करते हैं? क्रियाशीलता को डिसाइड करते हैं,
ठीक है। तो परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिक यानी जो हाइड्रोकार्बन है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, उनकी क्रियाशीलता को बताते हैं और उनके गुण धर्मों को सुनिश्चित करते हैं। गुण धर्म का मतलब क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो पता लग जाएगा कि ये अम्ल है, ये आपका एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, तो जिसके साथ भी जुड़ेंगे उसके अलग ही प्रॉपर्टीज बता देंगे, भाई अम्ल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल है, क्या है ना। भाई ये जुड़ेगा तो अम्ल हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो एल्डिहाइड, ये जुड़ेगा तो कीटोन, ये जुड़ेगा तो एल्कोहल, तो उनके गुण धर्म डिसाइड हो जाएंगे इनके द्वारा। जो ये क्या है, क्रियात्मक समूह है, ठीक है। क्रियाशीलता को बताते हैं और उसके गुणधर्मों को सुनिश्चित करते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं, ठीक है। इनको तो हटा दो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं इसको। देखो कुछ प्रकार्यात्मक समूह नीचे दिए गए हैं। इससे पहला है विषम परमाणु। विषम परमाणु क्या होता है अभी बताया था मैंने आपको, है ना। तो जैसे ये सारे के सारे कहलाते हैं हैलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, फिर कल बार आई आंटी, इन्हें हैलोजन बोलते हैं अपन। तो हैलोजन ग्रुप में जैसे फ्लोरो यानी फ्लोरीन, क्लोरो यानी क्लोरीन, ब्रोमो, ठीक है। ये क्रियात्मक समूह, ये इनके सूत्र है। फ्लोरीन को ऐसे दर्शाते हैं, क्लोरीन को ऐसे, ब्रोमीन को ऐसे। ये क्या है, बॉन्ड है कि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन भी और ब्रोमीन भी। अगला है ऑक्सीजन के अंदर देखो कौन कौन से आएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका सूत्र होता है COOH। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुकना। देखो COOH अपन लिख सकते हैं सीधा, लेकिन यदि इसको थोड़ा सा अपन बॉन्डिंग दिखाएंगे तो ऐसा होता है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। कि एल्डिहाइड इसको हम सीधा अपन ऐसे लिख सकते हैं एल्डिहाइड। यदि बॉन्डिंग दर्शाएंगे तो ऐसे, ये कीटोन है और ये एल्कोहल है। ये क्रियाशीलता का घटता वक्र में ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे कम एल्डिहाइड, दोनों से कम कीटोन, तीनों से कम एल्कोहल। तो ये क्रियात्मक समूह है। यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है, ये तो परिभाषा दे के एग्जाम्पल पूछा जाएगा, या फिर आपको ये चारों दे देगा ऑप्शन में और बोलेगा जैसे बताओ इनमें से एल्डिहाइड कौन सा है, इन्हें सूत्र पूछेगा, ये फिर नाम दे के इनका सूत्र पूछा जाएगा, ठीक है। कैसे भी पूछा जा सकता है, ये देकर के ये पूछा जा सकता है, ये देकर के ये पूछा जा सकता है। और अभी हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा भी गया है और पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है ना, तो संभावना ज़्यादा होती है इनके पूछने की। तो ये होते हैं आपके क्रियात्मक समूह, ठीक है। बाकी देखो आगे जितने भी डेफिनेशंस हैं वो अपन नेक्स्ट कालांश में, नेक्स्ट पार्ट जो भी होगा इसका, उसमें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो वीडियो कैसा लगा है लाइक करके तो बताना है, अधिकतम वीडियो को शेयर भी करना है। और एक तो ना आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कम करते हुए ना, क्योंकि जो नीडी बच्चे हैं ना, जिन तक एक्चुअल में चीज़ें पहुंचनी चाहिए वहाँ तक अपन अभी तक पहुँचे नहीं है। और ये चीज़ ऐसी है, आपने साल भर मेहनत नहीं की, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपके पास 2-2.5 महीने हैं, तो ये चीज़ें यदि आप लोग कर लेते हो ना तो 90+ नंबर की गारंटी है। इतना विश्वास रखो आप लोग, हमारे पुराने रिजल्ट्स आप लोग चेक कर सकते हैं। सिलेक्टिव चीज़ें हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको 100 में 100 चाहिए तो भाई फिर पूरा बुक का निचोड़ आपको चाहिए, है ना, पूरी बुक आपको आनी चाहिए, वो चीज़ें अलग हो जाती है। लेकिन आप लोग यदि 90+ भी नंबर, तो एक अच्छा स्कोर होता है 90+ भी, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ करके 90+ नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो एक तो वीडियो को अधिकतम शेयर करना है, जो भी नीडी बच्चे हैं वहाँ तक आपको पहुँचना है, क्योंकि बच्चे हैं तो हम हैं, सिंपल सी बात ही है, ठीक है भाई। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, थैंक यू।